कल हमने अनुक्रम के सीमा बिंदु को परिभाषित किया। अब उसके ऊपर बेस्ड एक थ्योरम अपन डिस्कस करते हैं, बाल्ज़नो-वीयरस्ट्रास प्रमेय। स्टेटमेंट है, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक बिंदु होता है। सॉल्यूशन के लिए अपन मानते हैं, माना ब्रैकेट xn एक परिबद्ध अनुक्रम है तथा s इसका परास है। परास मतलब ब्रैकेट xn इस अनुक्रम के भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय, अर्थात s इक्वल टू xn सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N। मैंने आपको बताया ना, जैसे परास के बारे में अपन बात करें, xn इक्वल टू -1 की घात n -1, ये अपन अनुक्रम लें तो इसका मान क्या आएगा, इस अनुक्रम का मान क्या आएगा, ये आया माइनस n की जगह 1 लिखा, -1 की घात 0 मतलब 1 -1 1 -1, ऐसे ही आगे के पद अनंत पद होंगे। इसका जब परास इसका निकालें, जिसको इसमें अपन ने s से डिनोट करें, तो क्या है, देखो भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय, तो क्या आया 1 और -1। अनुक्रम में कितने पद, अनंत पद, लेकिन परास में अवयवों की संख्या परिमित भी हो सकती है। मैं पहले भी आपको ये डिफाइन कर चुका हूँ, लेकिन जब अपन xn इक्वल टू ये लें n स्क्वायर या 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन, यदि इसका परास अपन निकालें तो क्या आएगा 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। तो इसके परास में कितने एलिमेंट हैं, अनंत। अनुक्रम के भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय क्या कहलाता है, उसका परास कहलाता है। अब अपन अपनी मूल प्रमेय पे आते हैं। वो क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम, तो इसका परिबद्ध अनुक्रम मतलब समझ रहे हो ना, कि कोई अनुक्रम xn परिबद्ध अनुक्रम कहलाती है यदि दो एलिमेंट, दो परिमित राशियां स्मॉल k और कैपिटल K इस प्रकार विद्यमान हो कि xn लेस देन और इक्वल टू कैपिटल K ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल k फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल K। यानी अनुक्रम के सारे पद दो परिमित राशियों के मध्य विद्यमान हो तो उस अनुक्रम को हम परिबद्ध अनुक्रम कहते हैं। यहाँ अपने को अनुक्रम परिबद्ध दे रखा है, उसका परास मैंने s मान लिया। s मतलब इस अनुक्रम के भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय। दो केस लेते हैं, एक केस ये कि s में अवयवों की संख्या परिमित हो, दूसरा केस हो सकता है जब s में अवयवों की संख्या परिमित हो। मैंने आपको दोनों उदाहरण दिए, जिसमें एक में s में उसके परास में केवल परिमित पद हैं, एक उदाहरण दिया जिसमें परास में अनंत पद है। तो क्या हो सकता है, परास में अवयवों की संख्या परिमित भी हो सकती है और अपरिमित भी हो सकती है। दोनों केस अपन ले रहे हैं कि जब s एक परिमित समुच्चय हो तब एक ऐसी वास्तविक संख्या अल्फा अवश्य विद्यमान होगी कि xn इक्वल टू अल्फा, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अनंत n के लिए, जैसे यहाँ वो वास्तविक संख्या क्या थी, 1 1 1 कितनी बार आ रही है, अनंत बार। -1 -1 कितनी बार आ रही है, अनंत बार। तो कम से कम एक वास्तविक संख्या ऐसी अवश्य विद्यमान होगी कि अनंत n के लिए xn इक्वल टू अल्फा। यहाँ देखो ना, आप इस वाले उदाहरण में अपन देखें x1 x3 x5 x7 अनंत किसके बराबर 1, तो यहाँ अल्फा का मान क्या है 1। ऐसी अपन x2 x4 x6 x8 ये सब निकालें, क्या वैल्यू है -1। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब इसका परास परिमित है, परिमित समुच्चय है, तो अनंत n के लिए ऐसा होगा xn इक्वल टू अल्फा। इसका मतलब एक्सन इक्वल टू अल्फा किस में विद्यमान है? ये आपका प्रतिवेश है। कौन सा? ये बिंदु है अल्फा,
ये है अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन। इसके बीच में इस प्रतिवेश में ये अल्फा कितनी बार आ रहा है, देखो ना, एक अनंत n के लिए है ये xn इक्वल टू अल्फा, तो इस प्रतिवेश में कितने मानों के लिए है, अनंत मानों के लिए। यही तो डेफिनेशन है सीमा बिंदु होने की। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रैकेट xn का सीमा बिंदु अल्फा है। यही तो अपने को प्रूव करना था कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है, वो मैंने यहाँ क्या बताया, अल्फा। अब दूसरा केस लेते हैं, व्हेन S इज ए इनफाइनाइट सेट, जब S एक अपरिमित समुच्चय है। अब देखो अपने को क्या दे रखा है, चूंकि ब्रैकेट xn अनुक्रम परिबद्ध है, तो परिबद्ध है इसका मतलब दो वास्तविक संख्याएं परिमित राशियों के मध्य इसके सारे एलिमेंट हैं। तो एक चीज स्पष्ट है कि फिर इसका परास भी परिबद्ध समुच्चय होगा। तब अब S अपरिमित है और परिबद्ध समुच्चय है, तब समुच्चयों के लिए एक ये थ्योरम जो है ना बोल्जनोव-स्ट्रॉस प्रमेय, ये समुच्चयों के लिए भी है। उसको अपन बोलते हैं समुच्चयों के लिए बाल्जनोव-स्ट्रॉस प्रमेय, ये है अनुक्रमों के लिए बाल्जनोव-स्ट्रॉस प्रमेय। वो चैप्टर मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन उसका स्टेटमेंट अपन यहाँ काम में ले रहे हैं। अब S अपरिमित तथा परिबद्ध समुच्चय है, तो समुच्चयों के लिए बाल्जनोव-स्ट्रॉस प्रमेय से S का कम से कम एक सीमा बिंदु अल्फा होगा। ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य होगा। अब S का सीमा बिंदु अल्फा है, तो वही परिभाषा, तो परिभाषा से अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में सामीप्य में S के अनंत अवयव विद्यमान होंगे। सीमा बिंदु की परिभाषा, जो सीमा बिंदु की परिभाषा अनुक्रम के लिए है, वही सीमा बिंदु की परिभाषा समुच्चय के लिए होगी। जब किसी एलिमेंट के प्रतिवेश में समुच्चय के अनंत एलिमेंट विद्यमान हो, तो वह उसका सीमा बिंदु कहलाता है। अब यहाँ अपन क्या कह रहे हैं कि S का कम से कम एक सीमा बिंदु अल्फा है, अतः अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में S के अनंत अवयव विद्यमान होंगे, अर्थात S के सामीप्य में n के अनंत मानों के लिए xn होगा। अर्थात xn बिलोंग्स टू अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। और ये कितने अनंत n के लिए, अनंत n के लिए। इसका मतलब इसमें अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान है। इसका मतलब ये जो अल्फा S का सीमा बिंदु था, वो ब्रैकेट xn अनुक्रम xn का भी सीमा बिंदु होगा। यही अपने को प्रूव करनी थी। अब अपन आते हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, अनुक्रम की सीमा, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। माना ब्रैकेट xn कोई अनुक्रम है तथा L एक वास्तविक संख्या है, तब L अनुक्रम xn की सीमा बिंदु कहलाती है यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत there exists n naught belongs to capital N such that कि ब्रैकेट xn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। यानी क्या कहा कि L xn का सीमा कहलाती है यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत n नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट कि xn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एप्सिलॉन लेस देन xn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। या तीनों में L जोड़ रहा हूँ, L माइनस एप्सिलॉन लेस देन xn लेस देन L प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। या यूं कह सकते हैं xn बिलोंग्स टू L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। यानी आप समझ रहे हो, इस प्रतिवेश में अनुक्रम के कितने पद हैं, n नोट के बाद जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सब इसमें हैं। यानी अपन देखें तो ये जैसे 1 2 3 ऐसे ही यहाँ पे n नोट प्लस 1,
एन नोट प्लस 2 ऐसी अनंत। तो इस प्रतिवेश में देखो इसके बाद के सारे एलिमेंट यानी एक्स एन नोट प्लस 1, एक्स एन नोट प्लस 2, एक्स एन नोट प्लस 3, एक्स एन नोट प्लस 4, ये सब किसमें, इसमें है L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि जो L सीमा होती है वो सीमा बिंदु भी है, क्योंकि इस L के प्रतिवेश में अनुक्रम के कितने पद आ रहे हैं, अनंत पद आ रहे हैं। इसके बाद एन नोट के बाद जितने भी एक्स एन हैं वो सब किस में आ रहे हैं, इसका। तो इससे एक चीज ये भी क्लियर है कि अनुक्रम की सीमा उसका सीमा बिंदु भी होता है। यदि L ब्रैकेट एक्सएन की लिमिट है तो उसे हम संकेत में ऐसे डिनोट करते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्सएन इक्वल टू एल। या ये भी लगाने की जरूरत नहीं है एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, केवल ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट एक्सएन इक्वल टू एल। अब अपन आते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अभिसारी अनुक्रम, यदि एक अनुक्रम एक्सएन अभिसारी कहलाती है यदि इसकी सीमा L परिमित होती है, अर्थात यदि ब्रैकेट एक्सएन की सीमा L परिमित हो तो हम कहते हैं ब्रैकेट एक्सएन L को अभिसृत होती है और संकेत में लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्सएन इक्वल टू L। अगर मोड के रूप में लिखना चाहें, एक अनुक्रम ब्रैकेट एक्सएन किसी परिमित राशि L को अभिसृत होती है यदि और केवल यदि मतलब इफ एंड ओनली इफ दिए हुए प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत देयर एग्जिस्ट एन नोट बिलोंग्स टू कैपिटल एन सच दैट एक्सएन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नोट। अब अपन एक उदाहरण लें कि एक्सएन इक्वल टू एक्सएन ब्रैकेट एक्सएन एक अनुक्रम है जहां एक्सएन का मान 1/n है, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन 0 को विस्तृत होती है। तो इस तरह से एक दो उदाहरण है जो आप इसमें से नोट कर लेना। डाइवर्जेंट सीक्वेंस किसे कहते हैं, यदि अनुक्रम की सीमा अपरिमित हो, प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो तो अपन कहते हैं कि अनुक्रम अपसारी है। अनुक्रम ब्रैकेट एक्सएन अपसारी कहलाती है यदि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्सएन परिमित नहीं हो, अर्थात क्या हो, इसका मान प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो। जैसे अनुक्रम एन स्क्वायर में लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर बराबर क्या, प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब ये जो अनुक्रम है वो डाइवर्जेंट है। यदि -2 की घात n ले तो इसमें क्या होगी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी -2 की घात इन्फिनिटी बराबर माइनस इन्फिनिटी, ये भी अपसारी है। अब एक वर्ड आता है दोलनीय अनुक्रम, ऑसिलेटरी सीक्वेंस, यानी कोई ऐसी अनुक्रम जो कि न तो कन्वर्जेंट है न डाइवर्जेंट है, उसे हम ऑसिलेटरी दोलनीय अनुक्रम कहते हैं। जैसे जो अनुक्रम न तो अभिसारी हो न ही अपसारी हो वह क्या कहलाती है, दोलनीय अनुक्रम कहलाती है। एक उदाहरण लें, -1 की घात n इक्वल टू -1 1 -1 1 -1 परिबद्ध तो है लेकिन अभिसारी नहीं है। क्या है, परिमित दोलनीय अनुक्रम है, क्योंकि कभी इसकी लिमिट -1 आएगी कभी इसकी लिमिट 1 आएगी। इसका मतलब ये क्या है, दोलनीय अनुक्रम है, परिमित दोलनीय अनुक्रम है। अब एक ऐसा उदाहरण लें जिसमें अपरिमित दोलनीय अनुक्रम हो, तो एक उदाहरण अपन ले लेते हैं, -1 की घात n इंटू n अपरिबद्ध है क्योंकि n बढ़ता जा रहा है ना, देखो माइनस, ये क्या आएगा, ये वाली अनुक्रम है, -1 इंटू n इक्वल टू -1 की घात n और लगा लो यहाँ पे ना, -1 2 -3 4 -1 -5 6, समझ गए ना। n की जगह 1 लिखा, x1 -1 आ गया, x2
2 आ गया, x3 -3 आ गया, x4 4 आ गया। यहाँ इनकी जगह रखते जाएंगे 1 2 3 4। अब ये देखो इसकी लिमिट -1 -3 -5 -7, यानी जब n विषम हो तो इसकी लिमिट है -∞, और जब n सम हो तो इसकी लिमिट है +∞। इसका मतलब ये एक अपरिमित दोलनीय अनुक्रम है। अब इसके बाद अपन अनुक्रम के ऊपर बेस्ड थ्योरम्स पढ़ेंगे अगले टर्म पर।